चैप्टर नंबर 6। टॉपिक है सर मैक्सिमा एंड मिनिमम। इस टॉपिक के अंदर हमें दिए हुए फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तीन तरीके हमारे पास आते हैं, जिसमें पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और तीसरा होता है बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। सीधा सीधा जैसे आप लास्ट ईयर डोमेन रेंज पे काम करते थे, रेंज फाइंड आउट करते थे, उसी को लेते हुए हम यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए फंक्शन आया एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स और +2। ठीक है जी, मॉड साइन एक्स +2। अब मैं जानता हूं वैसे साइन एक्स की वैल्यू तो होती है -1 से लेकर +1 तक, लेकिन क्योंकि ये मॉड साइन एक्स हो गया तो ये नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं कभी भी। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई मॉड वाले की। तो इसका मतलब ये जो मॉड साइन एक्स है हमारे पास, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन लेस देन इक्वल टू किससे हो गया? 1 से। मगर ये हमारा एफ एक्स नहीं है, इसमें 2 की कमी है, तो हमने पूरे में 2 ऐड कर दिया। ऐसा करने से हमें मिल गया मॉड साइन एक्स +2 बीच में, और 0 + 2 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया। तो मतलब जो हमारा एफ एक्स आ गया बच्चों, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे? 2 से, और लेस देन इक्वल टू किससे हो गया जी? 3 से। तो यानी कि जो मिनिमम वैल्यू हो गई हमारे पास, वो तो हो गई 2। ठीक है जी। और जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारे पास, वो हो गई इसकी। जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में मिनिमम भी मिले मैक्सिमम भी मिले। कई बार मिनिमम मिलती है, कई बार सिर्फ मैक्सिमम मिलती है, कई बार सिर्फ मिनिमम मिलती है, कई बार दोनों वैल्यूज मिल जाती हैं। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको अगर होल स्क्वायर के रूप में होता है तो भी आपको बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लीजिए लिखा है x+3 होल स्क्वायर -5। तो आप जानते हैं x+3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कोई भी होल स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है। 5 की कमी है -5 की, तो आपने दोनों तरफ -5 कर दिया, तो यहाँ भी -5 आ गया, यहाँ भी -5 आ गया। यानी कि जो हमारा एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 हो गया। -5 या उससे बड़ा। बड़ा कहाँ तक? इंफिनिटी तक। अब ये नहीं पता मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम क्या होगी? मिनिमम तो होगी -5 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। इस केस में इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं। ठीक है जी। ये तो सीधे सवाल है बिल्कुल, कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ था आपने उसमें से वो पार्ट देख लिया जिसके बारे में आप जानते हो, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसे ही मॉड फंक्शन आता है। ठीक है जी। मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये मॉड साइन एक्स था, क्योंकि साइन की खुद की रेंज होती है -1 से 1, तो इसलिए यहाँ 0 से 1 लगा। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ मॉड एक्स होता है या मॉड ऑफ x+1 होता, तो हम उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते बस, क्योंकि अपर लिमिट हमें नहीं पता होती। लेकिन साइन फंक्शन है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से बड़ा साइन कभी नहीं देता। तो ऐसे केस में हमें दोनों वैल्यूज मिल जाती है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। और जैसे डायरेक्ट मेथड का एक पॉपुलर क्वेश्चन, वो इन टेस्ट से भी जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टेस्ट आपके सामने दो और लिखे थे मैंने अभी, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इससे भी हो जाएंगे अभी, मगर हम सीख रहे हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कहीं पे
कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करना है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, नहीं, कुछ नहीं आएगा लिखा हुआ। वहां सिर्फ ये आएगा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, या वर्ड प्रॉब्लम आएगी। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर तो हम बड़े आराम से कंफर्टेबली फंक्शन बनाकर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे। ध्यान से सुन लो, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन पहली वर्ड प्रॉब्लम से आखिरी वर्ड प्रॉब्लम्स तक जितनी भी आप करेंगे, 400 500 1000 जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, सभी वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। ठीक है जी, वो सब में एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो सिंपल फंक्शन आते हैं उसके अंदर कई बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाया और वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। कब होता है फेल, वो भी बताऊंगा अभी। तो अगर जब वो डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है सेकंड वाला, फिर हमें वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ता है। फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ता है। हैं दोनों ही आसान, ऐसा नहीं है कि सेकंड ऑर्डर ज्यादा आसान है या फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा आसान है, लेकिन कंपैरेटिवली बच्चों को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आसान लगता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी चलेंगे उसकी तरफ। फिलहाल बात करते हैं एक और एग्जांपल जो काफी पॉपुलरली एग्जाम में आता है। आपके पास लिखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपसे ये कहा जाता है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ठीक है जी, आगे एक्स के लिए कुछ नहीं दिया, या एक्स के लिए 0 से 2 पाई दे दिया कह लो। ठीक है जी, कुछ नहीं दिया तो भी आपको पूरे के लिए निकालना है, और 0 से 2 पाई दिया तो भी चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाते हैं। ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल है, जो एनसीईआरटी के अंदर मैक्सिमम मिनिमम वाली एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज नई किताब में और पांचवी एक्सरसाइज पुरानी किताब में, उसके अंदर शायद ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हेलो, साइलेंट पे रखा करो बेटा इसे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब हमें नहीं पता कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, हम नहीं जानते। तो इसको करने का क्या तरीका है, या तो हम इसे पूरी तरह से साइन में, या हम इसे पूरी तरह से कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने सीखा है जब साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस के लिए तो स्क्वायर होना चाहिए था, तभी तो आइडेंटिटी लगती है। तो बिना आइडेंटिटी के कैसे चेंज करेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे पोलर फॉर्म। क्या लगाएंगे जी, पोलर फॉर्म। वो क्या होती है, कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ। साइन एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, 1। कॉस एक्स का कॉफिशिएंट 1। तो एक को हम परपेंडिकुलर मानेंगे 1 को, दूसरे को मानेंगे बेस। एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर 2 के आरएस में कराया, सिंप्लीफाई करने वाला। और ये भी कहा था कि डिफरेंशिएशन के दौरान आएगा, या डिफरेंशिएशन में ही कराया था शायद आरएस में, किसी एक एक्सरसाइज में कराया था, डिफरेंशिएशन में या चैप्टर 2 में। साइन एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, कॉस एक्स का कॉफिशिएंट 1 है। दोनों का कॉफिशिएंट हमारे पास 1 1 है। एक परपेंडिकुलर हुआ और एक हुआ बेस। आप बता सकते हो अगर परपेंडिकुलर 1 है और बेस 1 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा। अगर परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, √2। परपेंडिकुलर 1, बेस 1, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया हमारे पास। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया, तो एच की वैल्यू हो गई √2। एच की वैल्यू हो गई √2। तो हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से क्या कर दिया, डिवाइड। हमने क्या करा जी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √1² प्लस 1² मतलब √2। ऐसे इसलिए लिख दिया जिससे आपको याद रहे, भाई 1² किया था, √2 आया था हमारे पास। √2 से मल्टीप्लाई कर दी, √2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया √2
√2 से मल्टीप्लाई करी हमने ऊपर और डिवाइड कर दिया अंदर, फिर प्लस cos x अपॉन √2। इतने तक कोई परेशानी? याद रखना ये स्टेप, जरूरी नहीं है हर बार यहाँ 1 ही आएगा, हो सकता है यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 का अंडर रूट 5, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होता? 5 से। तब मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होता? 5 से, डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x। कोफिशिएंट ऑफ एनी वन ऑफ देम treated as perpendicular and the another one as base। एक को परपेंडिकुलर एक को बेस मानते हुए हाइपोटेन्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये आ गया हमारे पास, तो ये बन गया sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई √2 ब्रैकेट में, हाँ जी sin x। 1/√2 की जगह लिख सकता हूँ क्या? cos π/4। हाँ जी, 1/√2 की जगह लिख सकते हैं क्या? cos π/4 पहले वाले में। फिर उसके बाद लिखा है cos x, और दूसरे वाले 1/√2 को लिख सकते हैं क्या? sin π/4। बोलो भाई, लिख सकते हैं क्या? भाई मेरा मन कर रहा था मैं साइन का फार्मूला बनाऊं, तो मैंने इसलिए इसे साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। एक को लिख दे साइन, एक को लिख दे कोस, जिससे फार्मूला बन गया साइन है कोस भी प्लस कोस है साइन भी। आपका मन कर रहा है नहीं जी हम तो कोस का बनावेंगे, हम तो नहीं बनाते साइन का, तो कोई बात नहीं, आप पहले वाले को साइन और बाद वाले को कोस लिख देना, तो फार्मूला बन जाएगा कॉस है कोस भी प्लस साइन है साइन भी, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या करा, जो क्वेश्चन हमारा साइन कॉस में था उसे हमने टोटली साइन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया। हमारे को मिला अंडर रूट 2 इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए का काम एक्स कर रहा है और बी का काम कर रहा है π/4। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस π/4, अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस π/4। अब साइन के बारे में हम जानते हैं कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है। जिसको नहीं पता है वह लिख ले अपने पास याद करने को। अब हम जानते हैं कि भैया साइन एक्स प्लस π/4 जो होता है बच्चों, वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है और लेस देन इक्वल टू किससे होता है? 1 से। जानते हैं ना आप इस बारे में? क्या यही हमारा एफ एक्स है? नो। किसकी कमी है? √2 की। तो हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई बाय √2। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आता है। -√2 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया √2 साइन एक्स प्लस π/4, और लेस देन इक्वल टू हो गया किससे? अंडर रूट 2 से। यही तो हमारा एफ एक्स है। तो इसका मतलब हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -√2 और लेस देन इक्वल टू +√2 हो गया। तो मिनिमम क्या आई? -√2, और मैक्सिमम क्या आई? +√2। तो आप कह देंगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू √2, और बच्चों मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -√। ये आपके पास आ गया जी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई परेशानी दिक्कत दुविधा? आपके एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, एक बार जरा आंसर देखना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 6.5 पुरानी किताब, 6.3 नई किताब, शायद 9th क्वेश्चन है।
शायद, पक्का नहीं पता मुझे। कौन सा है देखिए। पुरानी बुक से 9 थी है ना। नई बुक का मुझे पता नहीं भाई। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लो। सिर्फ मैक्सिमम मांग रखी है उसमें। चलो, अगर सिर्फ मैक्सिमम मांग रखी तो √2 आंसर दे रखा होगा। और यदि मैक्सिमम मिनिमम दोनों मांग रखी तो -√2 और √2 आंसर दे रखा होगा। समझ आ गया। अभी हमने कोई टेस्ट नहीं पढ़ा। कोई टेस्ट नहीं पढ़ा अभी हमने। अभी तो हम डायरेक्ट सीख रहे हैं। जैसा पिछले साल हम लोग काम किया करते थे डोमेन रेंज का, उसके भी आप पर। लेकिन अगर किसी को पिछले साल के डोमेन रेंज के बारे में जानकारी नहीं है, या उसने नहीं पढ़ा है, या कोई दिक्कत है, तब भी उससे ये काम हो जाएगा। बस आपको ये कुछ फंक्शंस को ध्यान रखना है। जैसे साइन कॉस, इनकी रेंज, डोमेन डोमेन रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक ये एग्जिस्ट करते हैं। होल स्क्वायर है वो हमेशा 0 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है जी। तो इन कुछ फंक्शंस हमारे पास हैं जिनको हमें ध्यान रखना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड जी? डायरेक्ट। इतना समझ में आ गया? ठीक है। चलो, इनकी अपनी बात का आंसर मिल गया। Good. चलिए, आगे चलते हैं। इसके बाद ये हमारे पास हुआ पहला मेथड, जिसे कि हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हेडिंग डाल लेंगे कॉपी में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है वो सुन लें ध्यान से। देखो भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, आपको एक फंक्शन दे दिया। ठीक है जी। सिंगल वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए, डबल वेरिएबल फंक्शन का नहीं है आपके कोर्स में, सिर्फ सिंगल वेरिएबल। तो आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है। सबसे पहला काम होगा कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। क्या हो गया भाई वो? एफ डैश एक्स। फिर हम पुट करेंगे, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी। क्या करेंगे सबसे पहला काम? सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स आ गया, इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें। मान लो एक्स की दो वैल्यूज आई। जरूरी नहीं है कि हर बार दो ही आएंगी। जरूरी नहीं है कि हर बार दो ही आएंगी, एक भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है। ठीक है जी। एक भी आ सकती है और तीन भी आ सकती है। तो सपोज करो दो वैल्यूज आई, ए और बी। ठीक है। क्वेश्चन आया था हमारे पास कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। अभी जितना भी काम हम कर रहे हैं वो सब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज के लिए कर रहे हैं। एक से ज्यादा पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट हमेशा एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। दो तरह से वैल्यू मांगता है।
वो आपसे कहता है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, या वो आपसे कहता है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। कुछ नहीं लिख रहा है, सिर्फ कह रहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो इसका मतलब उसके अंदर दो या दो से ज्यादा पॉइंट का कुछ ऐसा चक्कर पड़ेगा ही नहीं, सीधा सीधा आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। आपके पास एक्स की वैल्यू एक ए आ गई, एक बी आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इतना काम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आप करके आए थे, याद हो ये भी आप। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आपने ऐसे ही करा था, आपके पास एक फंक्शन था, आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, उसे जीरो के इक्वल रखा था, वहां से आपने एक्स की वैल्यू निकाली थी, वो एक्स की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट थी, यहाँ भी ये क्रिटिकल पॉइंट ही कहलाते हैं। फिर आपने उन वैल्यूज पर से इंटरवल ब्रेक करे थे, उन इंटरवल में से वैल्यू उठा के चेक करा था साइन ऑफ एफ डैश एक्स, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। यही पढ़ा था आपने, यही पढ़ा था आपने। पक्की बात। काम अब भी कुछ कुछ ऐसा ही, डिफरेंशिएशन करा, जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू निकाली, क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें क्या करना है, पहले हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए। ठीक है जी, कहाँ चेक कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए के लिए। क्या करेंगे हम, सुन लो एक मिनट ध्यान से। एक बार स्लाइटली लेफ्ट ऑफ ए, एक बार स्लाइटली राइट ऑफ ए। इस पर हम चेक करेंगे क्या, इस पर हम चेक करेंगे वही साइन ऑफ एफ डैश एक्स। क्या चेक करेंगे जी, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। मान लीजिए स्लाइटली लेफ्ट में तो साइन आया नेगेटिव, और स्लाइटली राइट पे आपने जब वैल्यू निकाली तो साइन क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है जी, पहले क्या आया नेगेटिव, बाद में क्या आया, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, किसी वैल्यू पे अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव होता था तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, डिक्रीजिंग मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर ये आया क्रिटिकल पॉइंट ए, इसके बाद वाले हिस्से पे पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीज, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो पॉइंट नीचे की तरफ चला गया, मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। किसका पॉइंट है ये, मिनिमा का, यानी कि मिनिमम वैल्यू का। ऐसे ही फिर आपने चेक करा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, कहाँ चेक कर रहे हैं हम, एक्स इज इक्वल टू कहाँ पर, बी पे चेक कर रहे हैं। फिर वही लिखा हमने, स्लाइटली लेफ्ट ऑफ बी, और फिर स्लाइटली राइट ऑफ बी। मान लो पहले पॉजिटिव आ गया, बाद में नेगेटिव आ गया। पहले ऐसे गया जी इंक्रीजिंग, ये क्रिटिकल पॉइंट आया, बाद में ऐसे गया डिक्रीजिंग, अब की बार ऊपर का पॉइंट बन गया, देन इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसका पॉइंट बन गया जी, मैक्सिमा। एक बात, लेकिन अगर कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, अगर कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, यानी कि पहले भी पॉजिटिव आया, बाद में भी पॉजिटिव, पहले भी नेगेटिव आया, बाद में भी नेगेटिव, तो इसका मतलब देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLEXION, एक्स, एस नहीं, XION, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है वो, जिस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम वैल्यू निकलती है। पहले इतना नोट कर लें। इसके बाद मैं एक आपको हेडिंग डलवा देता हूँ, हेडिंग डाल लेंगे कॉपी में, नोट, NOTE, नोट। पहले इतना लिख लें सभी।
कर लिया नोट। इसके बाद एक हेडिंग डाल रहे हैं, नोट, NOT, नोट। उसमें लिखें देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, if there is no change of sign, then there is no maximum or minimum value, then there is no maximum, no minimum value at that point, and it is known as point of inflection, and it is known as point of inflection. If there is no change of sign, then there is no maximum, no minimum value at that point, and that point is known as point of inflection. ठीक है जी, ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके बाद। जैसे अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर में था कुछ, क्या था वो, एक्स, एक एग्जांपल कराया था ना अभी आज, एफ एक्स इज इक्वल्स टू